यूक्रेन की जंग में व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री हो गई है। उसने पुतिन को बर्बाद करने की कसम खा ली है। युद्ध के मैदान में पुतिन भले ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन उनका दुश्मन ना तो जो बाइडेन है, ना ऋषि सुनक है और ना ही ज़ेलेंस्की है। पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन तो एक महिला प्रधानमंत्री है, जो यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हराने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। यह करीब करीब तय है कि यूक्रेन का वजूद मिटेगा या फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे। इस बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अगला टारगेट फिक्स कर दिया है। पैंतालीस साल की ये महिला नेता 70 साल के पुतिन की दुश्मन नंबर 1 बन चुकी हैं। वजह है यूक्रेन की जंग में एस्टोनिया का दिल खोलकर हथियार लुटाना। इस छोटे से देश ने कैसे 24 फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन की मदद में अपना खजाना लुटाया है, आपको आगे बताएंगे। अभी आप इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस जान लीजिए। रूस और एस्टोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को देश निकाला दे दिया है, यानी दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को देश छोड़कर चले जाने का फरमान सुनाया है। कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे एस्टोनिया पर रूस ने रूसोफोबिया का आरोप लगाते हुए उसके राजदूत को 6 फरवरी तक मॉस्को से बाहर जाने को कहा है। यूक्रेन में जारी रूस के हमलों के बीच अब एस्टोनिया पुतिन की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बन चुका है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्रालय ने एस्टोनिया के राजदूत मार्गस लेड्रे को तलब किया और 2 हफ्ते के अंदर रूस छोड़ देने का आदेश दिया। दरअसल रूस और एस्टोनिया ने जैसे को तैसा वाला रवैया अख्तियार किया है। जब रूस ने एस्टोनिया के राजदूत को मॉस्को से चले जाने को कहा, तो पलटवार में एस्टोनिया ने भी सोशल मीडिया के जरिए रूस के राजदूत को देश निकाला देने का ऐलान किया। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने यूरोपीय यूनियन के किसी राजदूत को पहली बार देश से बाहर निकलने का हुक्म दिया है। इससे पहले एस्टोनिया ने रूसी दूतावास के स्टाफ में कटौती का ऑर्डर दिया था, जिस पर रूस ने गहरी नाराजगी जताते हुए इसे गैर दोस्ताना कदम करार दिया था। अपने बाल्टिक पड़ोसी के साथ मजबूत रिश्ते का इजहार करते हुए लातविया ने भी 24 फरवरी तक रूस से राजनयिक रिश्ते को डाउनग्रेड करने का फैसला लिया है। बाल्टिक देश कैसे पहले से ही पुतिन को चुभ रहे हैं, पुतिन कैसे इन देशों को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले आपको एस्टोनिया की तरफ से यूक्रेन की ऐतिहासिक मदद की खबर जानना भी जरूरी है। एस्टोनिया की सरकार ने यूक्रेन को 113 मिलियन यूरो यानी 122 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। एस्टोनिया की तरफ से यूक्रेन को यह अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद है। यूक्रेन को एस्टोनिया ने अब तक 370 मिलियन यूरो यानी 402 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मिलिट्री मदद मुहैया कराई है। सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन को एस्टोनिया ने अपनी जीडीपी से भी 1% ज्यादा की सैन्य सहायता की है। एस्टोनिया की तरफ से 19 फरवरी को यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी मदद का ऐलान किया गया, जिसमें एस्टोनिया ने अपने सभी 155 mm हाउवित्जर यूक्रेन को देने की घोषणा की। इसके साथ ही एस्टोनिया ने गोला बारूद का भंडार और तमाम दूसरे हथियार भी यूक्रेन के हवाले करने का मन बनाया है। यही वजह है कि एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कैलस अब व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर हैं। पुतिन की डिक्शनरी में अपने दुश्मनों के लिए माफी शब्द नहीं है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन युद्ध की दी एंड होने के बाद पुतिन एस्टोनिया पर भी अटैक कर सकते हैं। दावा तो यहां तक है कि अब पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे काया कैलिस ने की है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की जितनी मदद बाइडेन
और ब्रिटेन ने नहीं की, उससे कहीं ज्यादा इस काया कैलिस ने की है। यही वजह है कि पुतिन एस्टोनिया समेत तीनों बाल्टिक देशों को यूक्रेन की तरह ही सजा देना चाहते हैं। अब जरा आप इस मैप को देखिए। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश आपको नजर आ रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन 3 बाल्टिक देशों पर रूस आगे हमला कर सकता है। दरअसल यूक्रेन पर हमला पुतिन का पायलट प्रोजेक्ट है। यूक्रेन पर हमला करके पुतिन इस बात का टेस्ट लेना चाह रहे थे कि क्या नेटो देश यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मदद के लिए आगे आते हैं या फिर नहीं, और ये साबित हो गया कि गौर करने वाली बात यह है कि जब यूक्रेन ने सिर्फ नेटो देशों की सदस्यता हासिल करने की कोशिश की तो पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तो अब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये 3 देश तो नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में पुतिन इनको वैसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बर्फ पिघलने से पहले पुतिन अपने मिशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में रूस की सेना यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले कर रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की और उनके बाल्टिक दोस्त लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने सामूहिक रूप से जर्मनी से अपने घातक टैंक लेपर्ड 2 भेजने की गुजारिश की है। लेकिन जर्मनी है कि वो यूक्रेन को लेपर्ड देने पर ना तो इकरार कर रहा है और ना ही इनकार। Баллистическая ракета из шахты номер 1. Замечание. दो 2011 2036 इन 25 वर्षों में अमेरिका और रूस को परमाणु युद्ध पर पूर्ण विराम लगाना था, लेकिन 2023 में वो करार अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। इस करार के टूटने का मतलब है रूस अब एक और जार बम का परीक्षण कर सकता है। इस करार के टूटने का मतलब है अमेरिका अपने परमाणु जखीरे को और बढ़ाने के लिए नया परमाणु परीक्षण कर सकता है। क्या इस रुके करार ने दुनिया को परमाणु युद्ध की आशंकाओं के मझधार में फंसा दिया है? साल 2011 से 2036 के बीच में अमेरिका और रूस क्या करने वाले थे? इन 25 बरस में ऐसा क्या होने वाला था जो परमाणु युद्ध की आशंकाओं पर ब्रेक लगाने वाला था? 2036 को लेकर 2023 में अमेरिका इतनी टेंशन में क्यों है? 2023 को लेकर व्हाइट हाउस में मीटिंग पर मीटिंग क्यों हो रही है? 2023 को लेकर पेंटागन क्या नए पैक्ट का मसौदा तैयार कर रहा है? 2023 पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्या रिपोर्ट दी गई है? 2023 को लेकर पुतिन की इनर सर्कल में क्या ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? क्योंकि रूस का कहना है कि परमाणु हथियार संधि पर अमेरिका के साथ बातचीत की कोई तारीख तय नहीं है। रूस का कहना है कि न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार संधि को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव का कहना है उस संधि पर नई वार्ता के लिए स्थितियां सही नहीं थीं, जो दोनों पक्षों के रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो स्थिति नई तिथि निर्धारित करने की अनुमति नहीं देती है। रूस के उप विदेश मंत्री का यह कहना है कि हालात अभी अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों पर बातचीत की इजाजत नहीं देते। अपने आप में बहुत बड़ा इशारा कर रहा है, क्योंकि परमाणु हथियारों के लिए तय की गई संधि का टूटना सीधे सीधे परमाणु युद्ध का इशारा करता है।
वहीं अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बहुत ही अहम बातचीत को टाल दिया है। दोनों देशों के अधिकारी मिस्र की राजधानी काहिरा में 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक परमाणु निरस्त्रीकरण पर फिर से चर्चा करने वाले थे। इसे मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते निलंबित कर दिया गया था, लेकिन रूस वार्ता से पीछे हट गया है। The State Department announced that Russia abruptly canceled the latest rounds of arms negotiations. Is the president planning to reach out to anybody about that? Is there any White House reaction to that? I don't have any, and we were very much looking forward to that because we continue to believe in the importance of New START. We haven't received, a real solid answer from the Russians as to why they postponed this. We're going to be working through the embassy to try to figure out what happened here, and we'd like to see it get back on the schedule as soon as possible because it's important. It's not just important for our two nations, it's important for the rest of the world. अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि 2011 में प्रभावी हुई थी। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस दोनों को अपने अपने परमाणु हथियारों की तादाद कम करनी थी। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है, जिसमें से 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 6,500 परमाणु हथियार है, वहीं अमेरिका के पास 6,185 हथियार हैं। लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट पर गौर करें तो सामने आता है कि अमेरिका ने रूस के मुकाबले अधिक तादाद में अपने परमाणु बमों को मिसाइल, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और पनडुब्बियों पर लगा रखा है। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस ने अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण किए हैं, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किए हैं। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $2 अरब का खर्च आया था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए।